आज डेट है 29 जून 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जियोग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि गाजा स्ट्रिप को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था चन्नापटना को लेकर के। तो चन्नापटना एक सिटी और कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है। ये सिटी इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर वुडन टॉय जो है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में ये सिटी इसलिए न्यूज में बनी हुई है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि यहाँ पर जो वुडन टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है उसको प्रमोट किया जाए, ताकि प्रेजेंट टाइम में जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है टॉयज को लेकर के उसको कम किया जा सके। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अगर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से यहाँ पर वुडन टॉयज का मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टार्ट हुआ, तो टीपू सुल्तान जो है ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने पर्शिया से जो आर्टिसंस थे वुडन टॉयज के उनको यहाँ पर इन्वाइट किया था, ताकि वो आर्टिसन जो है, जो यहाँ के लोकल आर्टिसन जो है उनको ट्रेन कर सके। और इस तरीके से यहाँ पर वुडन टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई थी। ये जो चन्नापटना वुडन टॉयज हैं इनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी मिला हुआ है, मींस जीआई टैग भी जो है वो मिला हुआ है। तो इस लोकेशन को आपको ध्यान में रखना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमने डिस्कस किया वो आपको ध्यान में रखना है। देखो क्वेश्चन जो है वो चन्नापटना या तो डायरेक्टली इस एरिया को लेकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर वुडन टॉयज से रिलेट करते हुए किसी अदर रूलर का नेम देकर के यहाँ पर पूछ लेंगे कि उन्होंने यहाँ पर वुडन टॉयज जो है उसको एस्टेब्लिश किया था। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंपोर्टेंट प्रोडक्ट कहाँ पर किस तरीके से शुरुआत हुई। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और यहाँ पर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है उन्होंने अप्रूव किया है पीएम प्रणाम। ये क्या है? पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड अमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। मतलब हमारी अर्थ में जो फर्टिलाइजर्स प्रेजेंट टाइम में हम केमिकल लेवल पर यूज कर रहे हैं उनको प्रमोट करके, उनको चेंज करके, उनका अल्टरनेट जो है वो फार्मर्स यूज कर सकें, इसके लिए इस स्कीम को लाया गया है। लास्ट बजट में इसके लिए प्रॉमिस किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम किया है। जो हमारे यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं उन्होंने इस रिपोर्टर्स को ये बात बोली कि ये जो न्यू स्कीम है वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट बेस्ड बायो फर्टिलाइजर्स फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया है कि इस स्कीम का मेन टारगेट ये है कि सोइल को सेव करना और सस्टेनेबल बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है उनको प्रमोट करना। और साथ ही साथ में इसमें फोकस किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनका भी इसमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। सिंपल तरीके से आप इस तरीके से समझिए कि मान लो कोई भी फार्मर जो है वो अभी क्या करता है, अपने जो लैंड एरिया है वहाँ पर वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। तो इस स्कीम का मेन टारगेट ये है कि फार्मर्स में अवेयरनेस क्रिएट करना, ताकि वो बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको यूज कर सकें। अब मान लो आप एग्जाम्पल के थ्रू ये समझिए इसमें किस तरीके से प्रमोट किया जाएगा, कि आप इस तरीके से फोकस कीजिए कि मान लो कोई स्टेट जो है, मान लो पहले कोई स्टेट जो है वो 10 लाख टन केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहा है, और अभी इस स्कीम के बाद में मान लो वो स्टेट जो है वहाँ पर 3 लाख टन जो फर्टिलाइजर्स है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसको एलिमिनेट कर दिया गया। मतलब जितने रुपए उस फर्टिलाइजर्स की वजह से उस स्टेट ने बचाए, उसका 50% जो है वो स्टेट को दिया जाएगा एज ए सपोर्टिव के रूप में। ओके, तो यहाँ पर हर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपने लेवल पर कोशिश करेगी कि जो बायो फर्टिलाइजर्स जो हैं उनका प्रमोशन किया जाए और केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उनको यूज़ कम किया जाए, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करने से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो टाइम के साथ में कम हो रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी इफेक्ट होती है, जो अदर इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल जो हमारे लैंड एरिया में रहते हैं वो भी इससे इफेक्ट होते हैं। साथ ही साथ में अगर हम बात करें तो सॉइल पोल्यूशन भी उनकी वजह से इंक्रीज हो रहा है। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए ये नई इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहां पर CCEA
कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक बातें डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, ये कैबिनेट कमेटी है, और कैबिनेट कमेटीज जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में उनके बारे में मेंशन नहीं है, और वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसके अकॉर्डिंग उनको एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, ये अब बात जो है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर जो अभी इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है फूड प्राइजेस को लेकर के, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से जो प्राइजेस हैं वो इंक्रीज हुए हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर। कल भी हमने डिस्कस किया था NIRF रैंकिंग को लेकर के। कल का जो एडिटोरियल था उसमें NIRF रैंकिंग में जो तमिलनाडु की कॉलेजेस टॉप 100 में आई हैं उनको लेकर के फोकस किया गया था कि तमिलनाडु जो है वो हमारे जो लार्जेस्ट स्टेट है उसमें भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर एजुकेशन का लेवल कितना अच्छा है। उसमें पॉजिटिव पॉइंट ये बताया गया था कल के आर्टिकल में कि तमिलनाडु जिस तरीके से फोकस कर रहा है रूरल एरियाज को भी टारगेट करते हुए, उस तरीके से अदर स्टेट को भी फोकस करना चाहिए ताकि एजुकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज हो सके, और जल्द ही तमिलनाडु जो है वो केरला में जिस तरीके से एजुकेशन लेवल है उस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर पाएगा। आज का जो आर्टिकल है इसमें ओवरऑल जो टॉप 100 रैंकिंग वाली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कंपैरिजन किया है, किस तरीके से रैंकिंग पब्लिश होती है, उन सब के ऊपर फोकस किया गया है। तो कुछ यहाँ पर रीजन्स जो हैं, कंसर्न्स जो हैं उस NIRF रैंकिंग को लेकर के हैं, वो हम बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो NIRF रैंकिंग 2023 के लिए पब्लिश हुई, 5 कैटेगरी में पब्लिश होती है। ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड इनोवेशन, और 8 सब्जेक्ट के ऊपर पब्लिश होते हैं। इंजीनियरिंग लेवल पर मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर, प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। NIRF जो है वो इंस्टीट्यूशंस को इवेल्युएट करता है 5 पैरामीटर के ऊपर। ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से दिया हुआ है, पता होना चाहिए आपको। टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ग्रेजुएशन आउटकम, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो इनके बेसिस पर जो है वो रैंकिंग पब्लिश की जाती है। तो अगर हमने कल भी डिस्कस किया 2017 में फर्स्ट एडिशन, और 2017 से स्टार्टिंग में बहुत कम कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इसने पार्टिसिपेट किया, और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज़, मतलब 5543 इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने अपनी रैंकिंग जो है उसके लिए अपना फॉर्म यहाँ पर फिल किया, और 8686 एप्लीकेशन जो हैं वो कॉलेज ने अलग अलग लेवल पर अपने रिप्रेजेंट किए। तो यहाँ पर बताया गया है कि देखो अभी भी हमारे इंडिया में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें से काफ़ी कम, जैसे कि 2021 के डाटा है ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के, तो उसमें बताया गया कि 1113 तो हमारे इंडिया में यूनिवर्सिटी है और 43,796 कॉलेज हैं। मतलब टोटल यूनिवर्सिटी कॉलेज में से 12.3%, मतलब टोटल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें से 12.3% जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उन्होंने ही सिर्फ NIRF रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया। ओके, तो फिर बची हुई 87.7% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके क्राइटेरिया की क्या, वहाँ पर एजुकेशन जो है वो किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पर मैंडेटरी एक लेवल पर इस रैंकिंग को जो है वो अप्लाई किया जाना चाहिए ताकि सब इसमें पार्टिसिपेट करें, तो एक ओवरऑल एजुकेशन का लेवल जो है क्वालिटी जो है, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी जो है वो हमारे एजुकेशन लेवल के इंक्रीज हो सके। ओके, अब यहाँ पर कुछ कंसर्न की बात की गई है। पहला तो कंसर्न यही रख दिया गया कि बहुत सारी कॉलेजेस जो हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया है। ओके, दूसरा यहाँ पर रूरल अर्बन डिवीजन की भी बात की गई है कि टॉप 100 कॉलेज जो हैं उसमें बताया गया है कि रूरल एरियाज़ में कॉलेजेस की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है, मतलब जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया वो अर्बन एरियाज़ में मैक्सिमम देखने को मिलती है। AISHE डाटा जो है, जो अभी हमने देखा कि लगभग कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, यहाँ देखिए, ये देखिए 43,000 कॉलेजेस हैं, 1113 जो है यूनिवर्सिटी है। तो इनमें से जो है वो मैक्सिमम 43% यूनिवर्सिटी और 61.4% जो है वो रूरल एरियाज़ में है, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं है। तो जब पार्टिसिपेशन नहीं है तो फिर किस पैरामीटर्स के बेसिस पर आप ये जांच पाओगे, एग्जामिन कर पाओगे कि वहाँ एजुकेशन लेवल अच्छा है। दूसरा इशू ये है कि टॉप 100 में जो कॉलेजेस आई हैं
उनमें से 35 जो हैं वो तमिलनाडु से हैं, 32 दिल्ली से हैं, 14 केरला से हैं और बची हुई जो हैं वो कंप्लीट हमारे इंडिया से हैं। तो हमारे इंडिया में AISHE के डाटा बताते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर हाईएस्ट नंबर कॉलेज है, उसके बाद महाराष्ट्र कर्नाटका में है। टॉप 100 में अगर हम देखें तो यूपी से तो एक भी कॉलेज नहीं है और महाराष्ट्र से 3 हैं और कर्नाटका से 2 हैं। मतलब जहाँ पर मैक्सिमम 81% हाई क्वालिटी कॉलेज जो हैं वो सिर्फ 3 स्टेट में देखने को मिल रही हैं। तो हमें क्वालिटी जो है वो इंक्रीज करनी होगी। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि टॉप 100 में जो हमने कॉलेज देखी उसमें गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं वो कम है। तो उनमें भी क्वालिटी जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ओके, थर्ड इशू जो है वहाँ पर बताया गया है फैकल्टी को लेकर के कि फैकल्टी जो है वो अवेलेबिलिटी, अगर हम यूनिवर्सिटी में देखें टॉप 100 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें 645 जो है वो फैकल्टी और बची हुई में 242। कॉलेज में जो है 173 टॉप 100 वाली में, बची हुई में 71। तो हमें फोकस करना होगा कि जो स्पेसिफिक देखो AICT जो प्रिस्क्राइब फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो जो है वो 20 पे 1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ 33.98% जो इंस्टीट्यूशन है वहीं देखने को मिलता है, नहीं तो ज़्यादातर में नहीं देखने को मिलता है। फिर बात की गई है रिसर्च की कि जितने भी रिसर्च पेपर जो पब्लिश होते हैं वो जो हमारी साइंटिफिक जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि 12% ने ही यूनिवर्सिटी कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है NIRF रैंकिंग में, तो 87 जो बची हुई हैं वहाँ से तो रिसर्च के पेपर जो हैं काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर चाइना का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि चाइना ने किस तरीके से 2000 में वहाँ पर 5% सिर्फ जो है वो साइंटिफिक रिसर्च पेपर पब्लिश होते थे और 2018 में इंक्रीज होकर के हो गए 26%। अब ऐसे नहीं है अचानक से ऐसे ही हो गई, उन्होंने इन्वेस्ट किया इस चीज़ के लिए। Okay, Chinese university increased by 140%. Okay, university increased by 140%. Research faculty increased by 69%. Public research funding increased tenfold. If ranking are to serve the purpose of being an input for informed evidence based policy decision. मतलब चेंज किया कहाँ पर, हम फैकल्टी लेकर के आए जो रिसर्च ओरिएंटेड है, हमने रिसर्च के लिए जो मनी है वो चाइना ने इन्वेस्ट किया, तब जाकर के वहाँ पर रिसर्च पेपर ज़्यादा पब्लिश हुए। तो हमें भी इस बात के ऊपर फोकस करना होगा, तभी जाकर के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है उनका अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स इसमें रखे हैं NIRF रैंकिंग को लेकर के। इन सारे पॉइंट्स को आप जो है अपने आंसर्स में आप अपना जो भी जैसे NIRF रैंकिंग, तो इसको लेकर के जब भी हम आर्टिकल डिस्कस करें कोई पॉइंट आपको अच्छा लगे तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। जैसे 3-4 कंसेंसस जो इन्होंने कंसर्न बताए हैं इनको आप राइट डाउन करिए कि स्टूडेंट रेशियो कम है, रिसर्च के लिए मनी कम है। चाइना का एग्जाम्पल आप राइट डाउन कर सकते हैं कि रिसर्च के लिए इतना पैसा खर्च किया तो कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो इंडिया भी इस तरीके से फोकस कर सकता है। तो ये एडिटोरियल में 5 to 6 लाइन, आप मैक्सिमम 10 लाइन जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं हर एडिटोरियल में। किसी में 3 लाइन, किसी में 5 स्टेटमेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कंप्लीट एडिटोरियल आपको रटना होता है, बस इंपॉर्टेंट बातें उसमें से निकाल लो और आंसर्स जब लिखो तो उनको इनपुट कर दो, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर है और यहाँ पर वेस्ट बंगाल में अभी रूरल जो इलेक्शन है पंचायत के उसके बारे में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से चीज़ें जो हैं वो चेंज हुई हैं। तो यहाँ पर 2011-12 के डाटा है और 2019-20 के डाटा है। पहले वर्कर्स का किस एरिया में कितना पार्टिसिपेशन है, तो पहले एग्रीकल्चर में 55.1% था, लेकिन अभी 51.8%। पहले यहाँ पर जो माइनिंग है 0.35, अब 0.1। मैन्युफैक्चरिंग में 15.72 और अब हो गया है 11.3। और जो यहाँ पर यूटिलिटीज़ जो है वहाँ पर 0.07, अभी 0.4। कंस्ट्रक्शन में 8.82, अभी 12.1, मतलब इंक्रीज़ हुआ है। सर्विसेज में पहले 19.91% था, अभी इंक्रीज़ हुआ है 24.4%। ओके, और यहाँ पर कितना जो मतलब कैंडिडेट्स को कहाँ पर ज़्यादा पहले टिकट मिलती थी, तो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से जो रिलेटेड जो लोग थे उनको ज़्यादा मिलती थी, लेकिन अभी कम हो गई है। बिजनेस वालों को अभी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, पहले प्रोफेशनल और सर्विसेज वालों को ज़्यादा दी जाती थी, अभी कम हुआ है। और जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड डायरेक्ट लोग हैं, सोशल वर्कर्स जो हैं, उनको जो है अब ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई है, सर्विसेज में लोग पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके भी क्राइटेरिया जो है उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर
बेस्टाइल डे परेड, देखो एवरी ईयर अगर हम बात करें इसके ओरिजिन की तो 1880 से 1880 से ये पेरिस में एवरी ईयर 14 जुलाई को ये बेस्टाइल डे परेड होता है और इसमें हमारे इंडिया के भी कंटिजेंट जो है वो इस बेस्टाइल डे परेड में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इसके चीफ गेस्ट होने वाले हैं इस परेड के। तो ये बेसिक बात आपको ध्यान में रखनी है, बेस्टाइल डे परेड कहाँ पर ऑर्गेनाइज होती है, कब से ऑर्गेनाइज हो रही है और किस दिन ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि डे फिक्स है तो ये बहुत सारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसको लेकर के। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ देखिए, तो यहाँ पर देखो अभी हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो सॉइल पॉल्यूशन जो है उसको कम करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है पीएफ परिणाम। इसी तरीके से जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एक नया स्कीम लॉन्च किया है ग्रीन क्रेडिट स्कीम। इसमें क्या किया जाएगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल बेसिस पर कोई पर्सन एफोरेस्टेशन, वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन इन सब के लिए काम करता है तो उनको ग्रीन क्रेडिट दिए जाएंगे। ओके, और इस तरीके से जो है वो इंडिविजुअल लेवल पर जो हमारी ग्रीनरी है, जो हमारा ट्री कवर है एरिया है उसको इंक्रीज किया जाएगा और लोगों में इसके लिए अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाएगी। ओके, यहाँ पर जो आर्टिकल है वो नोटो क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इसने क्या किया है कि अभी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर इस तरीके के जो ऑर्गन्स जो हैं ह्यूमन ऑर्गन्स उनके ट्रेड के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा ऐड देखने को मिलते हैं। तो नोटो ने क्लियरली बोल दिया है एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो हेल्थ सेक्रेटरी है उनको कि भाई इसको मॉनिटर करो, इस तरीके से जो ऑर्गन की ट्रैफिकिंग बढ़ रही है उसको हमें रोकना चाहिए। और एक तरीके से 1994 का जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट जो है उसके प्रोविजंस के भी अगेंस्ट है, तो हमें इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अभी कुछ टाइम पहले भी नोटो जो है वो न्यूज़ में बना हुआ था, तो कुछ बेसिक बातें जो हैं वो हम नोटो को लेकर के डिस्कस कर लेते हैं। देखो नोटो क्या है, पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, नोटो जो है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंडर इसको एस्टेब्लिश किया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। और नोटो जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। मेन टारगेट इसका ये है कि हमारे इंडिया में जो भी ऑर्गन और टिश्यूज डोनेशन को लेकर के, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, प्रोक्योरमेंट को लेकर के, ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के जो काम किया जाता है उसको ये क्या करता है, एक तरीके से फंक्शन करने का काम करता है। ओके, तो नोटो जो है ये आपको पता हो गया। अभी देखो कुछ टाइम पहले न्यूज़ में क्यों बना हुआ था, पहले क्या था कि इसमें कुछ जैसे किसको डोनेट करना है जो ऑर्गन है, तो पहले क्या है 65 एज जो है उसको डिसाइड कर रहा था कि इससे ऊपर की एज का कोई पेशेंट है तो उसको अगर कोई मान लो कोई ऑर्गन जो है वो मिलता है, कोई पेशेंट की डेथ हो गई और उसके ऑर्गन जो है ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसने अप्रूवल दिया है, तो उस पेशेंट के ट्रांसप्लांट किए हुए ऑर्गन जो है वो 65 एज वाले जो पर्सन है उससे ज़्यादा के जो पेशेंट थे उनको नहीं किए जाते थे, क्योंकि बोला जाता था कि ये ओल्ड एज पर्सन है तो किसी यंग एज को पर्सन को अगर जरूरत है तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती थी। लेकिन अभी ये जो एज क्राइटेरिया है उसको हटा दिया गया कुछ टाइम पहले, क्योंकि इसका बेसिक रीजन क्या बताया गया कि वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो हमारे इंडिया में इंक्रीज हो रही है, तो 65 ईयर का जो एज क्राइटेरिया है उसको रिमूव कर दिया गया, मतलब किसी को भी अब ऑर्गन जो है वो ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया इसमें क्या था, पहले क्या था कि मान लो कोई पर्सन अपना ऑर्गन जो है जो डोनेट करना चाहता है तो पहले उसको अपने स्टेट में ही, अपने डोमिसाइल एरिया में ही जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। अब जो है वो कहीं पर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। कोई पर्सन जो है उसको ऑर्गन चाहिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो है वो करवाना चाहता है तो उसको पहले रजिस्ट्रेशन फीस देनी होती थी, अभी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होती है। तो ये कुछ चेंज किए गए हैं, नोटो ने कुछ चेंज किए हैं, तो इसलिए भी नोटो जो है वो न्यूज़ में पहले भी बना हुआ था। तो ये हमने बेसिक बातें डिस्कस कर ली हैं और ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।